हेलो एवरीवन, दिस इज नजरुल और आज से तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहला चैप्टर होता है तुम्हारा रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट रिवीजन के ऊपर, क्या क्या कॉन्सेप्ट रियल नंबर पे है। दूसरा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वहां से हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद जो पीवाईक्यूज है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इससे तुम्हें सबसे ज्यादा दिया फोकस करना है, क्योंकि इसके बिना ना तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि सीबीएसई किस तरीके का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इससे तुम इस तरह एनालाइज कर सकते हो कि सीबीएसई क्या पूछने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और क्या इस साल क्या ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं। और तुम ऐसे कह सकते हो कि जी कौन सी चीज पे तुम्हें फोकस करना है, ये सारी चीजें यहाँ से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद आता है एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पे रखा है, तो इस एमसीक्यूज को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट होने वाला है। सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो इन दोनों के बिना ना तुम इस चैप्टर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो रेशनल नंबर तो हम डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एक्चुअली ये क्या है ये देखेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी। जो भी इरेशनल नंबर है इसे हम प्रूव करने वाले हैं यहाँ से। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसे थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्लास 7 से ही हमें मिल रहा है तो हमें पता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ना प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना तुम नहीं निकाल सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें चाहिए, इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसके बाद एक रिलेशन बनता है एलसीएम और एचसीएफ का, उस रिलेशन को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहला तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर एक्चुअली है क्या? रेशनल नंबर उस तरीके का नंबर है ना, तो ये इमेजिन करो कि एक नंबर तुम्हारे पास दिया गया है। मान लो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 2, ठीक है। 2 को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करना है कि इसे हम इस तरीके से देखो 2/1, ठीक है, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों ये वाला जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों तुम्हारा इंटीजर हो जाए तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q। जो नंबर तुम्हें p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, बना सकते हो, उस नंबर को ना हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं, ठीक है। q 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब इस जगह पे ना तुम्हें कभी भी 0 दिखे तो ये मान लो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो देखो, तो और एक नंबर हम यहां पे ले लेते हैं कि 5, ठीक है। 5 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, इसे हम 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 5/1। इसका मतलब इसे p by q फॉर्म में लिख सकते, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और कुछ नंबर हम ले लेते हैं 2/7, इसके बाद आता है 3/7, ठीक है। इसके बाद आता है 9/11, इस तरीके का नंबर, ठीक है। ये देखो 9 और 11 दोनों इंटीजर है और 0 के बराबर, जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद आता है 17/19। जो भी नंबर तुम्हें इस तरीके का दिखेगा हर एक नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर तुम्हें दिखेगा लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा। √7/3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? ठीक है। √7/5 क्या एक ये रेशनल नंबर है? क्या ये दोनों रेशनल नंबर है? देखो इस नंबर में ना तुम्हें एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे √7 है। क्या √7 इंटीजर है? नहीं, √7 इंटीजर नहीं है, तो ये दोनों नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने देखा कि जो रेशनल नंबर है वो किस तरीके से होता है कि जो नंबर p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर चाहिए और q 0 के बराबर नहीं। बस यही सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। जब तुम रेशनल नंबर की बात आती है तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। या अब देखो √3+7 क्या एक ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 को जब तुम 7 के साथ प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो ये तुम्हें रेशनल नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट देखो, जो इरेशनल नंबर है कुछ ये किस तरीके का होता है, ठीक है। जो नंबर मान लो, जो नंबर तुम्हें रूट में दिखता है, ठीक है, √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये क्या हो गया भाई? √3 हो गया, जो √4 हो गया, इसके बाद √5 हो गया, इसके बाद √6 हो गया, इसके बाद और नंबर ले लो भाई, √7 हो गया, इसके बाद √8 हो गया। इस तरीके का जो तुम्हें नंबर लेंगे और एक नंबर ले लेते, ठीक है। इस तरीके का जो नंबर होगा रूट के अंदर, ठीक है, ये सारे नंबर्स तुम्हारे एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, एक इरेशनल नंबर हो गई। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है इन सारे नंबर्स को तुम्हें जोड़ना होगा।
तब जाके तुम कह सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, क्योंकि इसका ना जो स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। इसका मतलब इसका रिजल्ट एक्चुअली 1 2 और 3 है। जो इस तरीके का जो स्क्वायर रूट वाले जो परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर है, इन नंबर को छोड़कर बाकी जो तुम्हारे नंबर रूट वाले नंबर है सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, एक हो गया 2 प्लस रूट 3, 2 रूट 3, इसके बाद रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट वाले जितने भी नंबर है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स हमारा इरेशनल नंबर होता है। और एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है 25, इसके बाद आता है 36, इसके बाद आता है 49, इसके बाद आता है 64, इसके बाद 81, 100, इन सारे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कहते हैं, क्योंकि इससे हम रूट स्क्वायर करेंगे ना, रूट करेंगे ना तो इसका वैल्यू हमें मिलने वाला है 5। तो देखो रूट वाले नंबर हर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि इससे हमने रूट लगा दिया तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 5। इसका मतलब ये भी निकल के आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 7, इसका जो रूट निकल के आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 9 और इस वाले का आ जाएगा 10। इसका मतलब ये देख सकते हो कि बाकी सारे रूट वाले नंबर तो वैसे रह गए, लेकिन बाकी जो कंप्लीट स्क्वायर वाले जो नंबर रखे, ठीक है, इनसे ना एक नंबर निकल के आ रहा है। देखो इसका जो स्क्वायर रूट है इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो ये 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, 5 एक रेशनल नंबर है, 6 एक रेशनल नंबर है, 7 एक रेशनल नंबर है, 8 एक रेशनल नंबर है, 9 एक रेशनल नंबर है, 10 एक रेशनल नंबर है। बाकी सारे नंबर्स हमारा इरेशनल नंबर है। देखो ये 1, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर 1 है, एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। बाकी सारे जितने भी नंबर्स है, बाकी सारे जितने भी नंबर्स है, हर नंबर को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन बनता है हमारे पास, एक रिलेशन, देखो एक रिलेशन तुम इसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक नंबर दिया गया है √3, ठीक है, √3 को तुम्हें √3 के साथ प्लस करना है, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 2√3। क्या 2√3 एक रेशनल नंबर है? देखो यहाँ पे दोनों नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है, एक होगा इंटीजर और दूसरा होगा इरेशनल नंबर, दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक तुम्हें इरेशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तुम्हें एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है। इसके बाद देखो तुम्हारे पास जो √3 है इसका स्क्वायर ले लो, भाई स्क्वायर लेंगे तो अब ये आ जाएगा √3, तो 3 एक तुम्हारा रेशनल नंबर है। तुम्हें ये याद करना होगा कि इसकी जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। इसका रिजल्ट मिल रहा है 3, तो ये एक हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब √5 ले लिया, √5 को हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, √5 एक हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो √7 प्लस √5 ये क्या हो गया, √7 प्लस √5, इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो एडिशन करो इरेशनल नंबर मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करो इसका मतलब माइनस करो तुम्हें इरेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करो इरेशनल मिलेगा। लेकिन दोनों दो आइडेंटिकल नंबर, टू आइडेंटिकल नंबर ले लो, आइडेंटिकल मतलब सेम नंबर ले लो, इसका मतलब 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन ले लो भाई, तुम्हें मिलने वाला है 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा 3, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल नंबर है, तो नॉन आइडेंटिकल नंबर ले लेते, एक नॉन आइडेंटिकल नंबर हो गया √3, इसके बाद आ जाएगा √5। नॉन आइडेंटिकल इसका मतलब दोनों नंबर सेम नहीं है, ठीक है, दोनों नंबर सेम नहीं है, याद रखो। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों नंबर सेम है, दोनों जो ले रहे हैं हम वो दोनों सेम है, और ये नॉन आइडेंटिकल इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट नंबर है। ठीक है, इन दोनों डिफरेंट नंबर ले लिए, इसका प्रोडक्ट हमें वैसे मिलने वाला है 15, तो ये हो गया भाई एक इरेशनल नंबर। दो नॉन आइडेंटिकल नंबर की जो प्रोडक्ट होगा, नॉन आइडेंटिकल नंबर की प्रोडक्ट होगा, नॉन आइडेंटिकल नंबर की जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा नॉन आइडेंटिकल नंबर की प्रोडक्ट हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये एक इरेशनल नॉन आइडेंटिकल नंबर है, इरेशनल हो गया। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी ये रेशनल हो गए। ठीक है, ये देखो ये कहा, ठीक है, ये दोनों हमें मिल चुका है। ये दोनों नंबर की एडिशन जब हम प्लस करेंगे तब हमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलने वाले, माइनस करेंगे तब भी कभी कभार इरेशनल नंबर मिल सकता है, रेशनल नंबर मिल सकता है। ठीक है, √5 को हमें दोनों आइडेंटिकल नंबर को नॉन आइडेंटिकल नंबर को हम माइनस करेंगे तब हमें इरेशनल नंबर मिलने वाला है। ये याद रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार मैंने स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। दो आइडेंटिकल नंबर की जो प्रोडक्ट है ये क्या होने वाला है, दो आइडेंटिकल नंबर, नॉन आइडेंटिकल नहीं, दोनों आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट, इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट हमें रेशनल मिलेगा, ये इरेशनल। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम हमारा एक्चुअली क्या है, इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है।
फंडामेंटल थ्योरम ये कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर जो भी तुम्हारे पास प्राइम नंबर है, इसे छोड़कर बाकी जितने भी नंबर तुम्हें मिलता है ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। जो भी कंपोजिट नंबर है तुम्हें मिलता है, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसकी प्रोडक्ट क्या होगा, जो कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टर्स होगा, प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगा कंपोजिट नंबर के बराबर होगा, बस वही चीज कह रहे हैं। एक कंपोजिट नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 36, ठीक है, 36 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें एक प्राइम फैक्टर निकाल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 0, ठीक है, 2 1 0 2 आ रहा है, इसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 8 0, 2 से फिर से इसे डिवाइड करो 2 9 0, ये 3 से डिवाइड हो रहे 3 3 0, ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहे 3 1 0। इसका मतलब जो कंपोजिट नंबर हमने यहाँ पे लिया वो है 36, 36 का जो प्राइम फैक्टर है ये आ जाए 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये ले लेंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टर है उस प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो इस नंबर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। जो कंपोजिट नंबर हमारे पास है उस कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर हमारे पास है ये 36 है, उस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है ये सारे हो गए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, यहां से ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। इन सारे प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो कंपोजिट नंबर है उसकी बराबर होगा। ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर के बराबर, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर के बराबर, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है, देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी दोनों नंबर की हम किसी भी नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 156, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया मान लो 156, ठीक है, तो 156 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 156। इसका देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर आता है हमारे 2, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, ये नंबर 2 से डिवाइड करते हैं 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 ज़र 14, 1 कैरी रहेगा, उसके साथ आ जाएगा 16, 2 8 ज़र 16, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो 2 3 ज़र 6, 1 कैरी रहेगा, 2 9 ज़र 18, अगेन ये क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, यहाँ पे 9 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़र 3, अगेन 3 3 ज़र 9, ये 13 से डिविजिबल है भाई, तो हम डिवाइड कर देते 13 से। अब देखो 156 का प्राइम फैक्टर हमें मिल चुका है 2 स्क्वायर 3 और 13, और इसके बाद 3825 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3825, और एक नंबर ले लिया इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3825, ठीक है। इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, इसका जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में हमें यहाँ पे जब 0 2 4 6 8 दिखेगा, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 दिखेगा तब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। क्या इसका यूनिट प्लेस में 2 है, ऐसा ऑड ऐसे इवन नंबर है इसके यूनिट प्लेस में? नहीं, तो ये 0, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है 2 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास आता है 3, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? भाई तो 3 से डिविजिबल हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखो पहले इन नंबर सारे जो इसके डिजिट्स है सबको जोड़ दो, ठीक है, 3 और देखो 8 और 2 आ जाएगा हमारे पास 10, और 5 और 3 आ जाएगा 8, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, 18 3 से डिविजिबल है, तो भाई ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है भाई, तो इसे 3 से डिवाइड करो तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो 3 1 ज़र, अगेन 3 यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 1 ज़र, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 3 2 टाइम्स, अगेन यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 टाइम, फिर से 1 कैरी रहेगा 15, 3 5 ज़र 15, ठीक है। अब फिर से हम ले लेते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? फिर से तो 1 + 2 आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 7 आ जाएगा 10, और 5 आ जाएगा 15, यस ये 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 अगेन 4 ज़र 12, अगेन 3 2 ज़र 6, 1 कैरी रहेगा 3 5 ज़र 15, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चलो इसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 4 और 2 हो जाएगा 6 6 5 11, क्या 11 4 and 5 6 4 और 2 6 5 11, क्या 11 से क्या ये 11
3 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आता है 5, 2 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास आता है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, इसका यूनिट प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। जब यूनिट प्लेस में तुम्हें 5 और 0 मिलेगा, इस प्लेस में तुम्हें, ठीक है, 5 मिलेगा और 0 मिलेगा, तब ये सोच लेना कि भाई ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। हाँ, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, इसे 5 से डिवाइड करो। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 यहाँ पे 4 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे ले लेते और एक प्लेस ले लेते, यहाँ पे आ जाएगा 42, देन 5 8 जन 40 आ जाएगा 2, 5 यहाँ पे आ जाएगा 25, 5 5 जन 25। ठीक है, फिर से देखो ये क्या 85 5 से डिविजिबल, फिर से 5 से डिविजिबल है तो वही इसे 5 से डिवाइड कर देते, 5 1 जन 5, अगेन रहेगा 3, 5 7 जन 35। ठीक है, ये देखो 17 को 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1। तो अब देखो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहा है, ये देखो पहला जो नंबर हमने लिया था 156 का प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 2 स्क्वायर 3 और 30। इसके बाद जो दूसरा नंबर हमारे पास है 3825, इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17। तो देखो इससे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब प्राइम नंबर जो फैक्टर हमारे पास निकल के आ रहे हैं ये सारे होगा प्राइम नंबर। ठीक है, जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं ये सारे होगा प्राइम नंबर्स। इसका मतलब 3 8 2 5, इसका जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 3 स्क्वायर, इसके बाद 5 स्क्वायर और 17। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट होगा ये होगा 5 स्क्वायर और 17। ठीक है, 5 स्क्वायर और आ जाएगा यहाँ पे 17। नेक्स्ट जो 156 हमारे जो नंबर है वो 156, इसे हम लिख लेते 156। क्या 156 का प्राइम फैक्टर्स? पहला देखो 2 स्क्वायर 3 और 30। 2 स्क्वायर यहाँ पे हम दे देते हैं 2 स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा 3 और 30, ये है उसका प्राइम फैक्टर्स। देखो ये आता है उसकी प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये जो पहला ये वाला नंबर है ना, इससे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों टैबों को देखो, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब प्राइम नंबर से हम इसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, अब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ना हम एलसीएम निकालने वाले हैं और एचसीएफ निकालने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम निकालने वाले, एचसीएम भी निकालने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन पहले से कर रखा है, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा इसे हम अरेंज कर लेते हैं। जो एलसीएम का कांसेप्ट समझ लो। ठीक है, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इसे देखो। पहला जो तुम्हारे ये दोनों नंबर दिया गया है, दोनों नंबर में से जो भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स का जो मैक्सिमम पावर वाले जो प्राइम नंबर है, मैक्सिमम पावर वाले जो नंबर है उसे उठाना है। मैक्सिमम नंबर वाले, मैक्सिमम पावर वाले। ठीक है, मैक्सिमम पावर वाले। ठीक है, अब हमें देखते हैं एलसीएम किस तरीके से निकालने वाले। ठीक है, एलसीएम निकालने वाले हैं। ठीक, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो पहला जो देखो इसका प्राइम फैक्टर से हमारे पास आ जाता है 2 का मैक्सिमम नंबर आता है, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो इसका मैक्सिमम पावर आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो भाई हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर। इसके बाद जो प्राइम नंबर है ये क्या है 5, तो 5 का हम यहाँ पे ले लेंगे 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर। इसके बाद देखो क्या आता है यहाँ पे 17 और 13, ये दोनों के दोनों यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर 17 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 17 टू द पावर 1 और 13 का मैक्सिमम पावर है 13 का अरे ये क्या हो गया 13 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो देखो इसकी जब हम इसकी जो क्या कहते हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है एलसीएम। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देख लेना। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखो जो कॉमन फैक्टर्स है, याद रखो जो कॉमन फैक्टर्स है उसकी जो लोएस्ट पावर वाले नंबर होगा उसे उठाना है। कॉमन फैक्टर्स का यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 3 का लोएस्ट नंबर वाले और लोएस्ट पावर 1 है। इसके बाद और क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है जिसका कॉमन फैक्टर, ये देखो ये 3 यहाँ पे कॉमन है तो भाई हमने 3 ले लिया।
और कोई चीज यहाँ पे कॉमन है नहीं, कॉमन जो फैक्टर्स होगा इसका लोएस्ट पावर वाले नंबर को ही हमें एचसीएफ लेना है। देखो लोएस्ट नंबर को उठाना है तो हमने उठा लिया, ये हो गया एचसीएफ। देखो समझ में आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट देखो, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो एलसीएम होगा, ठीक है, जो एलसीएम होगा दोनों नंबर की, एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर वाले जो नंबर होगा इसे उठाना है। हाईएस्ट पावर वाली यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और एक जगह पे है 2 क्यूब, तो यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें 2 क्यूब लेना है। यहाँ पे मान लो 3 पावर 0 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ से हमें 3 का स्क्वायर उठाना है। इस तरीके से हमें उठाना है हाईएस्ट पावर वाले नंबर की, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है इसके हाईएस्ट पावर वाले नंबर को उठाना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर दोनों के जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर वाले नंबर को उठाना है, बस यही होता है एचसीएफ, ठीक है। अब चले जाते हैं आगे, एलसीएम और एचसीएफ का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तो हमें सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट आता है देखो रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, एक नंबर ले लेते हमने यहाँ पे 25, ठीक है, और एक नंबर ले लिया हमने 30, ये ले लिए, इसका प्राइम फैक्टर्स करो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा क्या 5 1 0, यहाँ इसका प्राइम फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ जो 2 15, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 है, ये भी 3 5 से डिविजिबल है, तो वही 5 1 है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नंबर्स। तो देखो 25 और 30 का हम पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 25 और 30 का हम एलसीएम निकालते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमने क्या बताया था, दोनों नंबर्स की, जो दोनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट जो फैक्टर्स है, हाईएस्ट पावर वाला नंबर को उठाना। सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारा 2, देखो 2 के यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो इसका हाईएस्ट पावर वाला हो जाएगा यहाँ पे 1, इसका मतलब आ जाएगा 2। इसके बाद जो प्राइम फैक्टर ये आ जाएगा 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो हम ले लेंगे 3, ठीक है। इसके बाद है प्राइम फैक्टर 5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, 5 स्क्वायर है तो 5 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5, ठीक है, इसका 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो रहा है, देखो 3 2 से 6 और ये आ जाएगा 25, 3 2 से 6 और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 150, ठीक है, ये हो रहा है 150। नेक्स्ट उसका एचसीएफ निकालने वाले, ठीक है, एचसीएफ क्या हो रहे हैं, जो दोनों नंबर्स है ना, इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर को निकालना है, लोएस्ट पावर वाले नंबर को उठाना है। जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की जो लोएस्ट पावर वाला नंबर, जो कॉमन फैक्टर यहाँ पे है 3 5, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों का जो लोएस्ट पावर वाला नंबर होगा ये होगा, तो यहाँ पे हम एचसीएफ हो जाएगा 5। तो देखो ये एक एलसीएम निकाल के आ रहा है, या फिर एचसीएफ निकाल के, रिलेशन क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों की प्रोडक्ट ले लो, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है इसे उठा देंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते एलसीएम इनटू एचसीएफ, दोनों की प्रोडक्ट उठाएंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर ले लिए, एक भी यहाँ पे ले लेते, तो भाई देखो एलसीएम हमारे पास आता है यहाँ पे 150, ठीक है, एचसीएफ आ रहा है 5 और यहाँ पे आ रहा है 30, एक नंबर और दूसरा नंबर आ रहा है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आना चाहिए, ये आ जाएगा 750 और ये देखो 325 आ जाएगी, ये भी 750, इसका मतलब ये 750 आ रहा है और ये भी हमारा 750 आ रहा है। तो दोनों केसेस में हमें देखना है कि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन क्या है समझ लो, रिलेशन क्या है समझ लो, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये एलसीएम और एचसीएफ को तुम मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो, तो ये दोनों नंबर के बराबर आ जाएगा, ये वाला दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। कभी कभार यहां से 2 मार्क का, कभी कभार 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक थ्योरम है, इस थ्योरम के बिना ना तुम इरेशनलिटी प्रूव नहीं कर सकते हो, प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है। तो पहले हम इस
थ्योरम को समझ लेते। लेट p बी ए प्राइम नंबर, ये समझ लो, और a एक इंटीजर है। p और a, p एक प्राइम नंबर है और a एक इंटीजर है, ये समझ लिया। अब p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p देन a आल्सो डिविजिबल बाय p, इसका मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा। ये देखो, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a, p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a, p डिवाइड्स p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम कहता है, ठीक है, ये थ्योरम कहता है कि p प्राइम नंबर चाहिए, a एक इंटीजर चाहिए, ठीक है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा, ये कहता है, ठीक है, ये थ्योरम है। तो समझ लो, प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ना तुम्हें 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, ये ले लेना, 2 मार्क तुम्हारा यहाँ से फिक्स हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। प्रूव दैट, ये कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए ना हम एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। एक तरकीब का यूज होता है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब हम 5, अब इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है तो भाई हम 5 को एक रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, 5 को एक रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते, लेट 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, इससे हम एक रेशनल नंबर कंसीडर करने वाले हैं। 5 इज ए रेशनल नंबर, तो 5 रेशनल नंबर होगा, इसका मतलब 5 को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 5 को ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 p यहाँ पे आ जाएगा p by q। अब p और q दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, p एंड q दोनों इंटीजर है, p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, ठीक है, कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम ये है कोप्राइम इंटीजर है, ठीक है, और एंड q 0 के बराबर नहीं है, ये हमें पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर होगा ये q और p और q दोनों कोप्राइम नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q 0 के बराबर है। अब देखो ये 5 नहीं, सॉरी, ये √5 होना चाहिए था। तो देखो √5 इज इक्वल टू p by q। देखो अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा p by q, ठीक है, ये आ जाएगा p by q। अब देखो p by q आ रहा है, स्क्वायरिंग कर देंगे p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो देखो ये 5 इससे इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसे हम ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p, q स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा जो p स्क्वायर बाई 5, इससे यहाँ पे ले लिया, इससे यहाँ पे ले चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वहां पे चला गया। अब देखो p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p स्क्वायर is divides by 5, then p is divide by 5, ये भी हो सकता है, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखो इन दोनों केसेस में हमें एक चीज कॉमन है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें एक चीज निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम p का वैल्यू निकालने वाले हैं, इसका q का वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो p का वैल्यू नहीं, p का जो एक प्राइम नंबर है इसे निकालना है, p का एक कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं। देखो p का एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है, ये है 5। दूसरा हम ऐसे करेंगे कि p को 5 जब p को ना 5 डिवाइड कर रहे हैं ना, जब p को 5 डिवाइड कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, p को जब हम 5, देख एक नंबर तुम्हारे पास मान लो 25 है, 25 को ना एक नंबर डिवाइड कर रहा है 5, तो इसका मतलब इसका कुछ रिजल्ट तो हमें निकालने वाला है, ये पे आ जाएगा 5। वही रिजल्ट को हम यहाँ पे मान लेते n, ठीक है, और n ऐसा एक नंबर ले लेते n यानी इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी
पॉजिटिव इंटीजर। इससे हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे, जब देखो इसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5n², ठीक है, ये आ जाएगा 5n, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, सब्स्टिट्यूट करो, p का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है q², ठीक है, q² इज इक्वल टू आ रहा है p² बाई 5p² का मतलब यहाँ पे 25n² बाई यहाँ पे क्या आ रहा है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, इससे हम कैंसिल कर देते 5 5 ज़र, ठीक है, तो q² इज इक्वल टू आ रहा है 5n², q² इज इक्वल टू ये आ रहा है 5n²। अब देखो q² को 5 डिवाइड कर रहा है, q² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो q को भी 5 डिवाइड करेगा, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं q² इज डिवाइड्स, q² इज, अरे ये क्या हो रहा है, q² इज डिवाइड्स बाय 5, q² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई देन q also divisible, then q is divides by 5, ये भी तो है q² 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों केसेस में हमें देखो इस बार भी q का हमें एक फैक्टर मिल चुका है, इसका मतलब एक नंबर है जिससे दो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है p और दूसरा नंबर है q भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों नंबर कोप्राइम अब नहीं रहे, क्योंकि दोनों नंबर कोप्राइम नहीं रहे, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि p and q have a common factor, p and q have at least a common factor, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है, एक कॉमन फैक्टर है वो है 5, then p and q are not coprime, तो ये क्या हो रहा है कि p और q का एक कोप्राइम, p और q का एक, देखो p and q दोनों का एक क्या होता है एटलीस्ट कॉमन फैक्टर, p और q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, और यहाँ पे हमने क्या बताया था दोनों नंबर की कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, ये कोप्राइम नंबर है, सिर्फ वन ही उसका कोप्राइम है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों नंबर की एक प्राइम फैक्टर से वो है 5, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो रेशनली हम यहाँ पे लिए थे इस का विरोध कर रहा है, ठीक है, इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर, इसे प्रूव कर लेना, यहाँ से हमें तुम्हारा 2 मार्क्स पक्का हो गया। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो रेशनल और इरेशनल नंबर में, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखो डेसिमल एक्सपेंशन में दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें कुछ इस तरीके का नंबर होता है जैसे कि 0.01, ठीक है, इसके बाद 0.27, इसके बाद 0.7517, ठीक है, इसके बाद 14.712, इसके बाद 0.219, ठीक है, जो एक टाइम के बाद ना, ये देखो इसके जो एक टाइम के बाद ये जाकर खत्म हो रहे हैं, यहाँ इसके बाद ना कोई भी इसका कोई भी आखिर में इसके बाद ना कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एक टाइम के बाद ना ये खत्म हो रहा है, तो जो नंबर एक टाइम के बाद खत्म हो रहे हैं इसका मतलब इसका टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कि हम टर्मिनेट हो रहे हैं, जो इसलिए इसका नाम हुआ है टर्मिनेटिंग। तो एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो एक टाइम के बाद ये जाकर खत्म हो रहे हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये खत्म हो रहा है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है रिकरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का वो नंबर है जो नंबर एक टाइम के बाद ना रिपीट होने लगता है, एक नंबर टाइम के बाद ना रिपीट होने लगता है। एक होता है मान लो 0.01, इसके बाद फिर से 01, इसके बाद 01, फिर से 01, ये नंबर रिपीट होने लगता है,
ठीक है। इसके बाद हम मान लिया यहाँ पे एक नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने 1 2, ठीक है, 1 2 7 1, ठीक है। फिर से हमने ले लिया 1 2 7 1 1 2 7 1, एक टाइम के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद 0.17 17 17, इस तरीके का जो नंबर होगा, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। इस तरीके का जो नंबर होगा इसे हम कहेंगे रिकरिंग। इसके बाद इसका मतलब एक टाइम के बाद ना ये रिपीट हो रहे, एक टाइम के बाद ना ये नंबर रिपीट हो रहे, एक टाइम के बाद ना ये नंबर रिपीट हो रहे, 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1, एक टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद आता है देखो 1 7, ये भी रिपीट हो रहे, 1 7 रिपीट हो रहे, 1 7 रिपीट हो रहे, ये होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और ये इससे नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये तो खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन ये कभी भी रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे कि ये हो गए 0.120 1200 12000 4 टाइम्स 0, इस तरीके का जो नंबर होगा इससे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखो रिकरिंग का और एक नाम है नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग यहाँ पे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रिपीटिंग है, रिपीटिंग कह सकते हैं। इसके बाद इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, इसे हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे, इसे हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और ये होगा नॉन रिपीटिंग। तो ये इस तरीके का जो नंबर होगा इसे नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे। अब देखो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये होता है रेशनल नंबर, ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर। और जो रिकरिंग नंबर होता है, ठीक है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये दोनों आता है, एक ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रेशनल नंबर नहीं है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करके हम ये कह सकते हैं कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। जो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो नंबर है ये रेशनल होगा, और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर होगा ये होगा इरेशनल नंबर। ये तुम्हें समझ में आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करके हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये समझ में आ रहा है। तो पार्ट 2 में हम कुछ इस तरीके का, देखो पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले। देखो अब तो हमारी ये रिवीजन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, रिवीजन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम पीवाईक्यूज को देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। ट्राई करेंगे कि ये तीनों एक साथ हम कर ले, लेकिन नहीं हो पाए तो देखो भाई, नहीं हो पाया तो और एक पार्ट बना दूंगा, लेकिन ट्राई करेंगे कि ये एक साथ में हो जाए, ये बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार है ना, तो वो पहले चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। ये क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है,